हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछली क्लास में पवन एवं बहते हुए जल के कार्यों के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी में हम आज का जो हमारा टॉपिक है हिमनद या हिमानी के कार्य, वर्क ऑफ ग्लेशियर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, ध्यान रहे कि यह भी जो अपर्दन के अन्य कारक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रवाहित जल के कार्य, पवन के कार्य, उसी की तरह प्रवाहित जल, पवन, सागरीय तरंगों एवं भूमिगत जल की तरह ये क्या है, हिमानी या हिमनद भी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य करने वाला एक सक्रिय कारक है। ठीक है, हिमानी की जो उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है, अर्थात जो बर्फीले क्षेत्रों की जो उपस्थिति पाई जाती है वह उच्च अक्षांशीय प्रदेशों तथा उच्च पर्वतीय प्रदेशों में होती है। ठीक है, जब बर्फ गुरुत्वाकर्षण बल तथा भार से प्रभावित होकर के ढाल के सहारे धीमी गति से स्थानांतरित होती है तो इसे का क्या कहा जाता है, हिमानी या हिमनद कहा जाता है। ठीक है, बर्फीले क्षेत्र की वह निचली सीमा जहाँ पर बर्फ जल में परिवर्तित हो जाती है, या फिर यह ऊंचाई, वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ वर्ष भर जमा रहती है, वह क्या कहलाती है, हिम रेखा कहलाती है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि वह बर्फीले क्षेत्र या बर्फीले क्षेत्र की वह निचली सीमा जहाँ पर बर्फ जल में परिवर्तित हो जाती है, या फिर वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ वर्ष भर जमा रहती है, वह क्या कहलाती है, हिम रेखा कहलाती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है एवं ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा समुद्र सतह पर रहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई की अगर बात करें हम, भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई, हिम रेखा की ऊंचाई, ठीक है मित्रों, अगर बात करें हम भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है तो वहां पर लगभग 5600 मीटर से 5600 मीटर से कितनी 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, 5600 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक, तथा यही ऊंचाई अगर हम देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र में, तो हिमालय क्षेत्र में यह ऊंचाई, हिमालय क्षेत्र में इसकी औसत ऊंचाई होती है 4300 मीटर से 5300 मीटर। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में 4300 मीटर से 5300 मीटर के बीच, जबकि ग्रीनलैंड और दक्षिणी चिली में मात्र यह कितनी होती है, जबकि ग्रीनलैंड एवं दक्षिणी चिली में इसकी ऊंचाई मात्र कितनी होती है, 666 मीटर। ठीक है, कितनी होती है, लगभग 666 मीटर ही है। ठीक है, बात करें स्थल मंडल का लगभग 10% भाग हिमाच्छादित है। कितना, स्थल मंडल का लगभग 10% भाग क्या है, हिमाच्छादित है, अर्थात बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, हिमाच्छादित है। ठीक है, अर्थात क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। स्थल मंडल का लगभग 10% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर विश्व का 86% हिम पाया जाता है, अर्थात वहाँ पर जो विश्व में जो बर्फीला क्षेत्र है उसका लगभग 86% बर्फ कहाँ पर पाई जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। 86% हिम कहाँ पर पाई जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में।
ठीक है। विश्व की लगभग 86% बर्फ़ वहाँ पर पाई जाती है, हिम पाया जाता है। अंटार्कटिका में अगर बात करें हमें, यह हिमावरण जो बर्फीले परत है, बर्फ़ की जो मोटाई है वो कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर हिमावरण पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। और बात करें हम ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड में यह हिम आवरण कितना पाया जाता है, बर्फ़ की मोटाई लगभग 3 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद में आगे है ये हिमनद के प्रकार कितने हैं, ठीक है। हिमनद या हिमानी के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, देखिए मित्रों इनके बारे में हम देखते हैं आगे। हिमनद के प्रकार, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए मित्रों, हिमनद के प्रकार, हिमनद के प्रकार, ठीक है। पृथ्वी पर 4 प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं। अभी 4 प्रकार के हिमनद कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए पृथ्वी पर 4 प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं। एक तो हिमचादर, ठीक है, हिमचादर या फिर महाद्वीपीय हिमनद, ठीक है, महाद्वीपीय हिमनद, ठीक है। दूसरा प्रकार है पर्वतपाद हिमनद, पर्वतपाद हिमनद, पर्वतपाद हिमनद। तीसरा है पर्वतीय या घाटी हिमनद, पर्वतीय या फिर घाटी हिमनद, घाटी हिमनद, ठीक है। और चौथा है लास्ट हिमटोपी हिमनद, ठीक है, हिमटोपी, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें कितने भागों में बांटा है, पृथ्वी पर ये हिमनद 4 भागों में पाए जाते हैं। पहला हिमचादर या पर्वतीय महाद्वीपीय हिमनद, जो कि कहाँ पर है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में, ठीक है। महाद्वीपीय या हिमचादर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड में, ठीक है, अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड में, ठीक है। जबकि दूसरा है पर्वतपाद हिमनद, जो कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतों की तलहटी में हिमनद का जो निर्माण होता है वह पर्वतीय भागों में होता है, पर्वतपदीय भागों में, पर्वतों की तलहटी वाले भागों में होता है। यह मुख्यतः कहाँ पर होता है, उच्च अक्षांशों में, मुख्यतः कहाँ पर होता है, उच्च अक्षांशों में, यह मुख्यतः उच्च अक्षांशों में होता है। पर्वतों की तलहटी वाले क्षेत्रों में, पर्वतपादीय भागों में हिमनद का जो निर्माण होता है, ठीक है, जो कहाँ पर होता है, मुख्यतः उच्च अक्षांशों में होता है, ठीक है। अगला है पर्वतीय या घाटी हिमनद। पर्वतीय या घाटी हिमनद मतलब उच्च पर्वतीय भागों में बर्फ़ एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है, ठीक है, बर्फ़ एक नदी के रूप में प्रवाहित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पर्वतीय हिमनद कहा जाता है। इन्हें पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित होने के कारण घाटी हिमनद भी कहते हैं, ठीक है। इसे अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है, अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल है गंगोत्री हिमनद, इसका एग्जाम्पल है जैसे गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, ठीक, गंगोत्री हिमनद, ठीक है, जो कि हिमालय में है, हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है, ठीक है।
हिमनद के जो प्रवाह की गति होती है, ठीक है, वह क्या है, मध्य भाग में अधिकतम, जबकि दोनों किनारों पर बहुत कम होती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में बात करें, ग्रीष्म काल में हिमनद की गति शीतकाल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ग्रीष्म काल में हिमनद की गति शीतकाल की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है हिमटोपी। हिमटोपी ये क्या होती है, हिम आवरण के रूप में होती है। ठीक है, बर्फ की एक परत के रूप में, हिम आवरण के रूप में होती है। हिम आवरण, हिमटोपी हिम आवरण के रूप में होती है। ठीक है, हिम आवरण के रूप में होती है। यह उच्च भागों या फिर पर्वतों के ऊपरी भागों पर, ठीक है, उच्च भागों या फिर पर्वतों के ऊपरी भागों पर, ठीक है, ऊंचे स्थानों पर या फिर पर्वतों के ऊपरी भागों पर जहां पर क्या है, हिमनद उत्पन्न होते हैं, वहां पर हिमटोपी पाई जाती है। ठीक है, हिमनद द्वारा अपर्दन का जो कार्य होता है वह दो रूपों में होता है। एक तो उत्पाटन विधि, अपर्दन का कार्य हिमनद के द्वारा, एक तो उत्पाटन, ठीक है, दो रूपों में होता है, तो उत्पाटन, ठीक है, और दूसरा होता है अपघर्षण, दूसरा होता है अपघर्षण। उत्पाटन एवं अपघर्षण के द्वारा, प्लकिंग और अबर्सन, इनके द्वारा होता है। उत्पाटन विधि, जब जल चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर जाता है तो गतिशील हिमानी इन चट्टानों को तोड़ डालती है, वो क्या कहलाता है, उत्पाटन कहलाता है। और अपघर्षण में क्या होता है, जब हिमनद अपनी तली में फंसी हुई चट्टानों के टुकड़ों द्वारा मार्ग में आने वाली चट्टानों को क्या कर देता है, पीसने का कार्य करती है, तो वह अपघर्षण कहलाता है। ठीक है, अब इनके द्वारा, हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और दूसरी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, हिमनद के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। देखिए कौन कौन सी हैं। हिमनद के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम यू आकार की घाटी। देखिए मित्रों, यू आकार की घाटी, ठीक है। देखो मित्रों, यू आकार, अंग्रेजी वर्णमाला का जो यू आकार है, ठीक है, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी हिमनद में स्थित हिम के पिंड जब ढाल के सहारे सरकते हैं तो वे लंबवत तथा क्षैतिज रूप में क्रिया करते हैं, जिससे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक इस प्रकार से, ठीक है, दोनों किनारों से, तो इस प्रकार से जब हिम सरकती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, ये ऐसी स्थलाकृति निर्मित हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है यहाँ पर यू आकार की घाटी। ठीक है, हिमनद के या हिमनद में स्थित हिम के पिंड, बर्फ के पिंड जब ढाल के सहारे सरकते हैं तो लंबवत एवं क्षैतिज रूप से क्रिया करते हैं, जिससे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला है लटकती घाटी या निलंबित घाटी।
लटकती घाटी या फिर निलंबित घाटी, ठीक है, निलंबित घाटी, हैंगिंग वैली। मुख्य घाटी हिमनद में ऊंचाई से आकर मिलने वाले सहायक हिमनद की घाटी को लटकती हुई घाटी या फिर निलंबित घाटी कहा जाता है। इसे ही बहिर्लंबी घाटी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ही बहिर्लंबी घाटी भी कहा जाता है, इसे ही बहिर्लंबी घाटी भी कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि जब मुख्य घाटी हिमनद से ऊंचाई से आकर मिलने वाले सहायक हिमनद की घाटी को लटकती हुई घाटी या फिर निलंबित घाटी या फिर बहिर्लंबी घाटी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगला आता है सर्क या हिमगैर। सर्क या हिमगैर, ठीक है। सर्क या हिमगैर हिमनद की शीर्ष पर निर्मित अर्धवृत्ताकार या फिर कटोरे नुमा विशाल गहरी आकृति या गहरी गर्त जिसके पार्श्व खड़े ढाल वाले व क्षैतिज भाग आरामदायक कुर्सी के तल जैसा होता है तथा ये क्या होते हैं, प्राय हिम से भरे होते हैं, ठीक है, जो कि हिमगैर या हिमगर्त कहलाते हैं, ठीक है। हिमगैर को जर्मनी भाषा में या जर्मनी में क्या कहा जाता है, कोरी या कारेन कहा जाता है तथा वेल्श में इसे CWM व स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में केसल कहा जाता है। हिमगैर को जर्मनी में इसे जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है, कोरी या फिर कारेन से, कोरी या कारेन, ठीक है, जर्मनी में कोरी या कारेन एवं वेल्स में CWA, ठीक है, CWM, M स्मॉल है, ठीक है, CWM एवं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, ठीक है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में इसे केसल कहा जाता है, ठीक है, केसल कहा जाता है, ये केसल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होते हैं हिमगैर, एक कुर्सी की आरामदायक कुर्सी के रूप में इस प्रकार से हिमनद का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आरामदायक कुर्सी के रूप में ये स्थलाकृति बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर बनी हुई जो ये स्थलाकृति है ये क्या कहलाती है, सर्क या हिमगैर। आरामदायक कुर्सी के रूप में ये सर्क या हिमगैर कहलाती है, ठीक है। ये ऊपर क्या है, विषम पर्वतों की स्थिति, ठीक है, और यहाँ पर सर्क जो कि आरामदायक कुर्सी के रूप में यह आकृति बनती है जहाँ पर बर्फीली चट्टान होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला है सर्क या बेसिन, सर्क बेसिन। सर्क बेसिन, ठीक है, सर्क बेसिन। देखिए मित्रों, सर्क बेसिन में मित्रों जब कभी सर्क के बेसिन में बर्फ के दबाव तथा अत्यधिक गहराई तक अपर्दन के फलस्वरूप जो गड्ढों का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सर्क बेसिन कहा जाता है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ कि जब कभी सर्क के बेसिन में बर्फ के दबाव तथा अत्यधिक गहराई तक अपर्दन के परिणाम स्वरूप जब गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है तो उसे सर्क बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अगला है अरेत या तीक्ष्ण कटक। अरेत या फिर तीक्ष्ण कटक,
अरेत या तीक्ष्ण कटक। अरेत या तीक्ष्ण कटक पर्वतीय क्षेत्रों में दो विपरीत दिशाओं में विकसित दो सड़कों के पीछे हटने से निर्मित कंघी के दांतों या आरे जैसी नुकीली पहाड़ी श्रेणी को क्या कहा जाता है? अरेत कहा जाता है। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में दो विपरीत दिशाओं में विकसित दो सड़कों के पीछे हटने से निर्मित कंघी के दांतों या आरे जैसी नुकीली पहाड़ी श्रेणी को क्या कहा जाता है? अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। ठीक है, अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। मतलब इस प्रकार से जो स्थलाकृति बनती है, ठीक है, दो नुकीली दो सड़कों के बीच में है, दो पर्वतीय क्षेत्रों में दो विपरीत दिशाओं में विकसित दो सड़कों के पीछे हटने से कंघीनुमा निर्मित कंघीनुमा जो स्थलाकृति है, ठीक है, जो नुकीली पहाड़ी श्रेणी है, उसे क्या कहा जाता है? अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है मित्रों हॉर्न या ग्रीसरंग। हॉर्न या ग्रीसरंग। ठीक है, हॉर्न या ग्रीसरंग जब अरेत अपर्दित होकर के पशुओं के सींग या पिरामिड के आकार जैसी क्या कर लेती है? संरचना प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हॉर्न या गिरीशरंग कहा जाता है। ठीक है, हॉर्न या गिरीशरंग कहा जाता है। इस प्रकार से मतलब जो स्थलाकृति बन जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो निर्मित हुई स्थलाकृति वो क्या कहलाती है? हॉर्न या ग्रीसरंग कहलाती है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो जब अरेत या अरेत अपर्दित सड़क अपर्दित होकर के पशुओं के सींग या पिरामिड के आकार जैसी क्या कर लेती है? संरचना प्राप्त कर लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है? हॉर्न या ग्रीसरंग कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरफ ये सड़क है हिमनद, ठीक है, और यह हॉर्न। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है? हॉर्न कहलाती है। ठीक है, यह ग्रीसरंग कहलाती है। आल्पस का जो मेटर हॉर्न है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है हॉर्न का। इसके बाद में आता है नूनाटक या हिमानी शेल। ठीक है, नूनाटक हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमनदों के मध्य स्थित छोटे छोटे टीले जो बिखरे हुए द्वीपों के समान दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नूनाटक या फिर हिमानी द्वीप शैल, हिमानी द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हिमवेदिका। हिमवेदिका, ठीक है, हिमवेदिका पहाड़ी क्षेत्रों में हिमनद द्वारा मुलायम एवं कठोर संरचना वाली शैलों में या शैलों पर अपर्दन द्वारा निर्मित सीढ़ीदार संरचना को ही क्या कहा जाता है? हिमवेदिका या फिर हिम सोपान कहा जाता है। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमनद द्वारा निर्मित मुलायम एवं कठोर संरचना वाली शैलों पर अपर्दन द्वारा निर्मित सीढ़ीदार संरचना को क्या कहा जाता है? हिमवेदिका कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों पेटरनास्टर झील। पेटरनास्टर झील, ठीक है, पेटरनास्टर झील हिमवेदिकाओं के सोपानों पर निर्मित गर्तों की हिम पिघलने से जो जिस झील का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? पेटरनास्टर झील कहलाती है। वापस रिपीट करता हूँ, हिमवेदिकाओं के सोपानों पर निर्मित गर्तों की हिम पिघलने से जिस झील का निर्माण होता है वह पेटरनास्टर झील कहलाती है। ठीक है, आगे है दैत्याकार सोपान। ठीक है, नेक्स्ट दैत्याकार सोपान। दैत्याकार सोपान, ठीक है, दैत्याकार सोपान में क्या हो जाता है? कभी कभी हिम सोपानों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो कि दैत्याकार सोपान कहलाता है। ठीक है,
इससे पहले हमने जो हिम सेपान और पैटर्नास्टर झील जो पढ़ी थी उससे किस प्रकार की आकृति बनती है, जैसे कि हिम सोपान से इस प्रकार की जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है कमजोर और कठोर शैलों के बीच में जो इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृति वो क्या है, हिम सोपान कहलाती है। ठीक है, अब इसमें जो स्थलाकृति बनती है जो कि वो क्या नाम से, पैटर्नास्टर झील। ठीक है, पैटर्नास्टर झील इन्हीं में जहाँ पर क्या हो जाता है, जल भरने से निर्मित स्थलाकृति है हिम सोपानों में। ठीक है, जल भरने से निर्मित स्थलाकृति वो क्या कहलाती है, पैटर्नास्टर झील। ठीक, तो यहाँ पर ये कहलाती है यहाँ पर पैटर्नास्टर झील। ठीक है, पैटर्नास्टर झील कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हेमनद का जो प्रवाह मार्ग है, ये हेमनद का जो प्रवाह मार्ग आ गया। ठीक है, हेमनद का प्रवाह मार्ग आ गया, ये हिम सोपान हो गए। ठीक है, हिम सोपान। ठीक है, इस हिम सोपान हो गए ऊपर, ये प्रवाह मार्ग हिम सोपान। ठीक है, इस प्रकार से स्थलाकृति निर्मित होती है। अगली है रोसमुटानी। रोसमुटानी। ठीक है, रोसमुटानी या फिर भेड़पीठ शिला। भेड़पीठ शिला। ठीक है, हिमानीकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसे अपर्दित शैल होते हैं जो दूर से बैठी हुई भेड़ के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रोसमुटानी कहा जाता है, जो कि दूर से कैसे दिखाई देते हैं, एक बैठी हुई भेड़ के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है, हिम के प्रवाह की जो दिशा होती है। ठीक है, हिम के प्रवाह की दिशा। ठीक है, तथा तीव्र ढाल होता है इधर, इधर तीव्र ढाल होता है। ठीक है, इधर की तरफ तीव्र ढाल होता है। ठीक, ये कहलाती है, ये यहाँ पर मंद ढाल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, भेड़पीठ शैल या फिर रोसमुटानी कहलाती है, जो कि एक बैठी हुई भेड़ के समान उसकी आकृति दिखाई देती है, वह क्या कहलाती है, भेड़पीठ शैल या रोसमुटानी कहलाती है। ठीक है, इस शैल का जो हिमनद का सामने वाला भाग होता है वह क्या है, यह तो मंद ढाल वाला होता है, जबकि पीछे का भाग विपरीत ढाल क्या होता है, विपरीत भाग तीव्र ढाल वाला होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है स्त्रंग व पुच्छ। स्त्रंग व पुच्छ। ठीक है, स्त्रंग व पुच्छ, इसमें क्या होता है, प्रवाहित हिमनद के मार्ग में जब कठोर चट्टान आती है तो प्रवाह की सम्मुख दिशा में तीव्र अपर्दन के कारण ढाल खड़ा तथा विमुख दिशा में सपाट एवं मंद ढाल निर्मित होता है। ठीक है, जो कि ऊंचे भाग को स्त्रंग तथा पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है, पुच्छ कहा जाता है। ठीक है, ऊंचे उठे हुए भाग को तो क्या कहा जाता है, स्त्रंग। ठीक है, और जो नीचे धसा हुआ भाग है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पुच्छ कहा जाता है। ये तो स्त्रंग। ठीक है, और ये भाग पुच्छ कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है,
ऊपर उठे भाग को श्रृंग और नीचे धसे हुए भाग को पुच्छ कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति। इसमें हेमनद के जो प्रवाह की दिशा होती है इस प्रकार से होती है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट फियोर्ड। फियोर्ड देखिए मित्रों, फियोर्ड फियोर्ड जब अक्षांशीय प्रदेशों में सागरीय जल में डूबी हुई हिमानीकृत घाटियों को क्या कहा जाता है? फियोर्ड कहा जाता है। ये घाटियाँ सागर की तरफ उथली हुई या ऊपर उठी हुई तथा किनारों पर क्या होती है? अत्यधिक गहरी होती है। ठीक है, फियोर्ड जो स्थलाकृति है वह क्या है? अक्षांशीय क्षेत्रों में, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सागरीय जल में डूबी हुई हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। ये घाटियाँ सागर की तरफ ऊपर उठी हुई तथा किनारों पर क्या होती है? अत्यधिक गहरी होती है। ठीक है, जिन्हें कि फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड ये मुख्यतः अलास्का, कनाडा, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड तथा मध्य एवं उच्च अक्षांशीय देशों के समुद्री किनारों पर यह स्थलाकृति पाई जाती है। ठीक है, आगे है मित्रों, इसके फियोर्ड के बाद में है टार्न। ठीक है, टार्न, वर्गसुंड, ठीक है, टार्न, वर्गसुंड, कोल या हिमानी दर्रा, कोल या हिमानी दर्रा, कोल या हिमानी दर्रा, स्ट्रेंस, तथा मालाकार झीलें। मालाकार झीलें, ठीक है, आदि ये क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, टर्न जो कि क्या है? बर्फ सर्क की बेसिन में निर्मित गर्त हिम के पिघल जाने पर जल भर जाती है, इसे सर्क झील या फिर क्या कहा जाता है? टॉर्न कहा जाता है। वर्गसुंड, सर्क में गतिशील हिम की ऊपरी सतह में निर्मित गहरी तथा चौड़ी दरारें, वो क्या कहलाती है? गहरी एवं चौड़ी दरारों को वर्गसुंड कहा जाता है। ठीक है, कोल या हिमानी दर्रा दो आसन्न सड़कों के मिलने से निर्मित आर पार मार्ग या दर्रा या क्या कहलाता है? हिमानी दर्रा या कोल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है स्ट्रेंस। आगे बढ़ते हुए हिमनद के साथ चलने वाले पदार्थ धरातल को क्या करते हैं? खुरचते हुए चलते हैं, जिस कारण से प्रभावित सेल पर कई प्रकार की धारियां पड़ जाती है, जो क्या कहलाती है? स्ट्रेंस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अंतिम आता है इनमें हिमनद की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में मालाकार झीलें। ठीक है, मालाकार झीलें ये क्या होती है? दैत्याकार हिम सोपानों में प्रत्येक सोपान पर निर्मित झीलें जो ऊपर से क्या होती है? नीचे की ओर आने पर झीलों की माला के समान दिखाई देती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा? इन्हें क्रम को या इसी के क्रम को मालाकार झीलें कहा जाता है। वापस रिपीट करता हूँ, मालाकार झीलें कि दैत्याकार हिम सोपानों में प्रत्येक सोपान पर निर्मित झीलें जो ऊपर से नीचे की ओर आने पर झीलों की एक माला के समान दिखाई देती है, इनके क्रम को ही मालाकार झीलें कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के क्रम को मालाकार झीलें कहा जाता है। ठीक है, आगे है मित्रों, इनके द्वारा निर्मित हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपात्मक या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, इसमें देखिए मित्रों, सबसे पहले है हिमोड या मोरेन। ठीक है, हिमोड या फिर मोरेन, हिमोड या मोरेन। ठीक है, उसके बाद में हिमोड या मोरेन
ये क्या है, हिमनदों द्वारा परिवहित किए जाने वाले गोलाश्म, मोटे कंकड़, पत्थर, रेत आदि पदार्थों के लंबे कटक के रूप में निक्षेपण से निर्मित आकृति वह क्या कहलाती है, हिमोड कहलाती है। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, हिमनदों द्वारा परिवहनित किए जाने वाले मोटे मोटे कंकड़, पत्थर, रेत आदि पदार्थों के लंबे कटक के रूप में जमाव से निर्मित आकृति हिमोड कहलाती है। ठीक है, एक स्थान विशेष पर जमाव के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे अंतस्थ हिमोड है, पार्श्विक हिमोड है, मध्यस्थ हिमोड है, तलस्थ हिमोड है। ठीक है, अंतस्थ हिमोड की बात करें, हिमनद के अग्रभाग या हिम रेखा के समीप अवसादों के निक्षेपण से बने स्थल रूप को अंतस्थ या अंतिम हिमोड कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है पार्श्विक हिमोड। पार्श्विक हिमोड जब हिम द्वारा अपर्दित मलबे का जमाव हिमनद के किनारों पर होता है तो वह क्या कहलाता है, पार्श्विक हिमोड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है मध्यस्थ हिमोड। जब निक्षेपों का जमाव दो निक्षेपों के संगम पर या दो जमाव क्षेत्रों के संगम पर होता है तो वह क्या कहलाता है, मध्यस्थ हिमोड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है तलस्थ हिमोड। जब निक्षेपों का जमाव हिमनद की तली में होता है तो वह क्या कहलाता है, तलस्थ हिमोड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में इसी में है अवकाशी हिमोड। एक अवकाशी हिमोड जो कि क्या है, हिमनद पीछे हटते समय, जब किसी समय पीछे हटते समय क्या होता है, किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए बर्फ़ रुक जाती है तो पहले से एकत्र अंतिम हिमोड के पीछे हट कर के दूसरे अंतिम हिमोड का जो टीला बन जाता है वही क्या कहलाता है, अवकाशी हिमोड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है ड्रमलिन। ड्रमलिन हिमोड के बाद में आता है ड्रमलिन। हिमनदों द्वारा गोलाश्म, मृत्तिका आदि का निक्षेपण या जमाव जब उल्टी नाव या अंडों की टोकरी के समान हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से उल्टी नाव, ठीक है, या अंडों की टोकरी के समान हो जाए तो वह क्या कहलाती है, ड्रमलिन कहलाती है। ठीक है, हिमनदों द्वारा गोलाश्म या मृत्तिका का जमाव जब उल्टी नाव या अंडों की टोकरी के समान होता है तो ऐसी स्थलाकृति क्या कहलाती है, ड्रमलिन कहलाती है। यह मुख्यतः उत्तरी आयरलैंड, यूएसए तथा ग्रीनलैंड में देखे जा सकते हैं। ड्रमलिन उत्तरी आयरलैंड, यूएसए तथा फिनलैंड में देखे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है एस्कर। ठीक है, एस्कर। एस्कर जब हिमानी जलोढ़ के जमाव से निर्मित लंबे, संकड़े एवं लहरदार कटक का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, एस्कर कहलाते हैं। ये जब एस्कर मोतियों की माला के सदृश दिखाई देते हैं सॉरी, तो उसे मणिका या मालाकार एस्कर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कैम। कैम, ठीक है, कैम हिमानी जलोढ़ से निर्मित तीव्र ढाल वाले टीलों को ही क्या कहा जाता है, कैम कहा जाता है। आगे है केटिल। केटिल, केटिल हिमखंडों के पिघलने से निर्मित गर्त केटिल कहलाते हैं। ठीक है, बर्फीले टुकड़ों के निर्मित टुकड़ों के वो पिघलने से जो निर्मित गर्त है वो क्या कहलाते हैं, केटिल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है हमक। हमक केटिल के मध्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले जो मलबा निक्षेप से निर्मित होते हैं। ठीक है, जो केटिल है मतलब हिमखंडों के पिघलने से निर्मित गर्त तो केटिल कहलाते हैं, और उन केटिल के बीच में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले हैं जो कि मलबे के जमाव से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नोब एवं बेसिन। नोब एवं बेसिन। ठीक है, नोब एवं बेसिन। इसमें अनियमित अंतिम हिमोड वाले भागों में निर्मित अनेक टीलों जैसे कि कैम है, हमक है आदि एवं बेसिन जैसे कि केटिल है आदि स्थलाकृति को नोब एवं बेसिन स्थलाकृति कहते हैं।
ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। अनियमित अंतिम हिमोड वाले भागों में निर्मित अनेक टीले जैसे कि कैम, हमक है, बेसिन, केटिल वाली स्थलाकृति वह क्या कहलाती है, नोब एवं बेसिन कहलाती है। ठीक है, आगे मित्रों, हिमानी अवक्षेप मैदान। हिमानी अवक्षेप मैदान, ठीक है। आउटवाश प्लेन, हिमजल के प्रवाह से या अंतिम हिमोड के सामने मलबे के दूर तक फैलकर निक्षेपित होने से निर्मित पंखे के आकार वाले मैदान को क्या कहा जाता है, हिमानी अवक्षेप मैदान या आउटवाश प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों ये था हिमनद या हिमानी के कार्य, इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ जो कि इस प्रकार से बनती है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम मित्रों अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।